हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि 2024 के प्रीलिम्स के लिए है और ये पॉलिटी की है, उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये पार्ट 2 मैं प्रसन्ना वर्मा इसका करने जा रही हूँ। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुरू करने से पहले आपकी एक बहुत अच्छी मेरा इनिशिएटिव है वर्चुअल लाइब्रेरी का, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसकी जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, पहला टॉपिक जो हम यहाँ पे करेंगे वो है हेट स्पीच का। क्यों रहा है न्यूज़ में, समझते हैं। हुआ क्या है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे स्ट्रेस डाला है कि भैया ज़रूरत है स्टेक होल्डर्स की कि वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो निकालें इस प्रॉब्लम का। किस प्रॉब्लम का? हेट स्पीच की प्रॉब्लम का। हेट स्पीच क्या होती है समझिएगा दोस्तों। हेट स्पीच को आइडेंटिफाई नहीं करा है किसी भी लॉ के अंदर हमारे देश में। हालांकि हेट स्पीच जनरली ऐसा हो जिससे हेट्रेड को बढ़ावा मिले, नफरत को बढ़ावा मिले, प्राइमरली किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के अगेंस्ट। हेट स्पीच को कन्वे करा जाता है किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन में, चाहे वो इमेजेस के माध्यम से, कार्टून्स, मीम्स, ऑब्जेक्ट्स, जेस्चर्स या सिंबल्स, किसी भी माध्यम से। एंड इट कैन बी डिसेमिनेटेड, ये ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में किसी भी माध्यम से भी फैलाई जा सकती है। रेगुलेशन क्या होता है हेट स्पीच का इंडिया के अंदर, थोड़ा जानते हैं। संविधान के अगर मैं बताऊं तो हेट स्पीच को कर्टेल करा गया है आर्टिकल नंबर 19 पार्ट 2 में, ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को लेके। भारतीय न्याय संहिता 2023, अभी आपको मालूम है कि कुछ बदलाव यहाँ पे आए हैं, सीआरपीसी और आईपीसी में नाम वगैरह बदले गए हैं। तो इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन नंबर 196 पार्ट 1 पेनलाइज करता है प्रमोट करना एनमिटी को बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा के ग्राउंड पे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी के साथ। सेक्शन 299 डिफाइन करता है पनिशमेंट दी जाएगी अगर कोई ऐसा कर्म करा गया जिससे यहाँ पे आपने बहुत उत्तेजित कर दिया रिलीजियस फीलिंग्स को किसी भी क्लास के। सेक्शन 353 पार्ट 1 एंड 2 पेनलाइज करता है पब्लिकेशन या सर्कुलेशन को किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट की, रूमर या रिपोर्ट की जिसकी वजह से पब्लिक मिसचीफ हो या एनमिटी पैदा हो, नफरत पैदा हो या कोई गलत भावना से इल विल हो बिटवीन दी क्लासेस। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत सेक्शन 8 जो है वो डिस्क्वालीफाई करता है ऐसे लोगों को कॉन्टेस्ट करने से इलेक्शन को, अगर मान लीजिए ये किसी ऐसे एक्ट्स में इन्वॉल्व रहे हैं जिससे इलीगल तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का यूज़ किया गया हो। इसके साथ सेक्शन 123 का 3A और सेक्शन 125 भी रोक लगाते हैं प्रमोशन पे एनमिटी की ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी या लैंग्वेज इन कनेक्शन विद। आप इलेक्शन के रिलेशन में आप इस तरीके से नहीं कर सकते, एज करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के तौर पे आप ये नहीं जो है कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 जो है उसके अंदर सेक्शन 7 पेनलाइज करता है अगर आप बढ़ावा देते हो, किसी भी प्रकार का इंकरेजमेंट करते हो अनटचेबिलिटी का, मतलब छुआछूत का, अपने शब्दों के माध्यम से, चाहे बोल के या लिख के या साइन के माध्यम से भी, या विजिबल रिप्रेजेंटेशन या किसी भी प्रकार से। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988 का सेक्शन 3 पार्ट G भी रोक लगाता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे और उनके मैनेजर्स पे कि अब वो भी रिलीजियस प्रीमाइसेस को यूज़ नहीं कर सकते हैं प्रमोट करने के लिए डिसहार्मनी को या हेट्रेड को अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में। अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या रही है हेट स्पीच से रिलेटेड वो समझा देती हूँ दोस्तों। प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का जो रहा है, इसमें कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा है नेगेटिव इम्पैक्ट को हेट स्पीच के, और अगर है तो रिफर करा जाएगा मैटर को लॉ कमीशन को फॉर इन डेप्थ एग्जामिनेशन। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है अंडर आर्टिकल 19 पार्ट 2 के तहत फ्री स्पीच पे और एक्सप्रेशन पे। ये सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब इससे कोई वायलेंस को बढ़ावा मिलेगा या इससे कोई पब्लिक डिसऑर्डर हो। तीसरा, अमिश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट करा कि ज़रूरत है यहाँ पे बैलेंस करने की, कंपीटिंग इंटरेस्ट को फ्री स्पीच के एंड प्रिवेंट करने की स्प्रेड हेट्रेड और कम्युनल हार्मनी का। आइए नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में।
न्यूज़ में क्यों रहा है समझते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व करा दैट इट कैन नॉट ऑर्डर अ ब्लैंकेट स्टे ऑन वर्शिप एक्ट। प्लीज, क्या है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 का समझते हैं। साथियों, ये एक्ट ये डिक्लेयर करता है कि रिलीजियस कैरेक्टर जो कि प्लेस ऑफ वर्शिप का है, ये वैसे ही रहेगा, टू बी सेम रहेगा एज इट वॉज ऑन, जो कि अगस्त 15, 1947 में रहा था। ये कहता है कि कोई भी इंसान वो कन्वर्ट नहीं कर सकता किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन के किसी एक डिफरेंट डिनोमिनेशन या सेक्शन में। ये रोक लगाता है एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन को स्टेट के ऊपर, ताकि रिलीजियस कैरेक्टर हर एक जगह का वर्शिप की वो बरकरार रहे जैसे कि वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे था। ये डिक्लेयर करता है कि सारे सूट्स, अपील्स या कोई भी तरह की प्रोसीडिंग्स जो होंगी कन्वर्ट करने को लेके कैरेक्टर किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का, जो कि कोर्ट के सामने पेंडिंग है या अथॉरिटी के सामने पेंडिंग है अगस्त 15, 1947 में, ये अबेट रहेगा एज सून एज लॉ फोर्स में आ जाएगा। एग्जेम्पशंस में ये है कि एक कोई डिस्प्यूटेड साइट जो अयोध्या में थी, इसे तो एग्जेम्प्ट करा गया था इस एक्ट से। ये एक्ट कुछ जगह पे और भी अप्लाई नहीं होता उन मॉन्यूमेंट्स और साइट्स पे जिन्हें कवर करता है एशियन मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 का, या कोई डिस्प्यूट जो फाइनली सेटल या ख़त्म हो चुका हो, कोई कन्वर्जन इस तरह की प्लेस का जो अफेक्ट हुआ हो बिफोर सच कमेंसमेंट बाय एक्विटेंट साइंस। पेनाल्टी में सेक्शन 6 जो है एक्ट का, वो कहता है कि आपको पनिशमेंट मैक्सिमम 3 सालों की जेल हो सकती है, उसके अलावा फाइन भी लग सकता है अगर आप इस प्रोविजन ऑफ एक्ट के साथ कुछ भी तरीके का छेड़छाड़ या कॉन्ट्रवेंट करते हैं। कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो 8 शेड्यूल संविधान की बात ये हुई कि उड़ीसा की सरकार ने प्रपोज करा कि हमें क्वी लैंग्वेज को भी 8 शेड्यूल में डालना चाहिए। तो 8 शेड्यूल क्या है हमारे संविधान का? दोस्तों, इसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज आती है देश की, और इसके अंदर 22 लैंग्वेजेस आज के टाइम पे हैं। 14 लैंग्वेज शुरुआत में हुआ करती थी संविधान में, और बाकी सब वक्त के साथ साथ ऐड करी गई हैं। सिंधी को लाया गया था 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 के माध्यम से। उसके अलावा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से लाया गया, और संताली, दोकरी, मैथिली और बोल्डो को 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के माध्यम से लाया गया। शेड्यूल 8 के बेनिफिट ये हैं कि इसे सरकार डेवलप करती है, सरकार प्रमोट करती है, उसके अलावा इनको सपोर्ट भी मिलता है सरकार से डेवलपमेंट के लिए। साहित्य अकेडमी इन्हें रिकॉग्नाइज करती है, और बहुत सारे ट्रांसलेशंस भी होते हैं अलग अलग किताबों में इन लैंग्वेज में। इनको असेंबली में यूज़ करा जाता है, पार्लियामेंट्री डिबेट के लिए यूज़ करा जाता है, इन्हें ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ किया जाता है। जब आप फॉर्म भरते होंगे तो आप देखते होंगे। और आरबीआई इन्हें करेंसी नोट पे भी, करेंसी नोट के डिनोमिनेशन में भी इंक्लूड करती है। 9 शेड्यूल संविधान का क्यों रहा न्यूज़ में समझते हैं। इसको ऐड करा गया था संविधान में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के माध्यम से, आर्टिकल नंबर 31B के तहत। साथियों, सेंट्रल और स्टेट लॉज जो इंक्लूड करे जाते हैं 9 शेड्यूल के अंदर, आप इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि ऐसे लॉज फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने IR कोहो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 के केस में ये बात रूल करी कि कोई भी लॉ जो ऐड करा गया है 9 शेड्यूल में 24 अप्रैल 1973 के बाद, और वो वायलेट कर रहा है अगर फंडामेंटल राइट्स को, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हो अगर ऐसा लॉ बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरमाइन करता हो, जैसे कि आउटलाइन करा गया है आर्टिकल नंबर 21 में अलॉन्ग विद आर्टिकल 14 एंड 19। नेक्स्ट आता है राइट टू साइलेंस। ये क्यों न्यूज़ में रहा समझते हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे अक्यूज्ड के पास राइट टू साइलेंस होता है कि वो चुप रहे, और इन्वेस्टिगेटर्स उन्हें फोर्स नहीं कर सकते बोलने के लिए या अपनी जो है गिल्ट को या जो भी उन्होंने गलती करी है उसको एडमिट करने के लिए। अब जो राइट टू साइलेंस है वो निकलना है फ्रॉम आर्टिकल 20 पार्ट 3 से, जो कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं कर सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो कि वो खुद के खिलाफ विटनेस बने। प्रोटेक्शन ये सिर्फ लिमिटेड है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, और ये जो राइट है ये अवेलेबल नहीं है ऐसे लोगों को जो इंटरोगेट करे जाते हैं अंडर कस्टम एक्ट 1962 या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत, सिंस पर्सन इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड इजंट एंटाइटल्ड टू एन लॉयर। नंदिनी सनपाथी वर्सेस PL धनी केस की बात करें, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को कंपेल करना कि वो एक सवाल को आंसर करे विद इन द लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन, ये रिजल्ट है वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 20 पार्ट 3 का। नेक्स्ट है हमारा रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर।
साथियों, पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने क्वैश करा हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 को। यह एक्ट कहता था कि 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकल्स को प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में जिनकी मंथली सैलरी 30,000 रुपये से कम है। हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया इसे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है और पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट का है उसे वायलेट करती है संविधान के अंदर। इन्होंने ये भी कहा कि एक्ट वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या होती है? ये जब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो संविधान के उनके साथ जुड़ के चलते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। इन्होंने ये कहा कि स्टेट भेदभाव नहीं कर सकती उन इंडिविजुअल्स के अगेन ऑन द अकाउंट ऑफ फैक्ट कि ये एक सर्टेन स्टेट से नहीं है ना, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कुछ दूसरी स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश 2019 में इन्होंने भी सेम तरह के एक्ट लेकर आया था। नेक्स्ट है अफर्मेटिव एक्शन। दोस्तों, अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है कोई पॉजिटिव कदम या डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसे यूएस के अंदर लाया गया था काउंटर करने के लिए हिस्टोरिकल पैटर्न्स को प्रिजुडाइज के अगेंस्ट इंडिविजुअल्स विद सर्टेन आइडेंटिटीज जैसे कि ब्लैक, हिस्पैनिक या दूसरे माइनॉरिटी स्टूडेंट। रिजर्वेशन एक ऐसा सिस्टम होता है अफर्मेटिव एक्शन का इंडिया के अंदर जो हिस्टोरिकली डिसएडवांस्ड लोगों को प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेशन एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट स्कीम्स में, स्कॉलर्स में और पॉलिटिक्स में। साथियों, आर्टिकल नंबर 15 का पार्ट 4 और 16 का भी पार्ट 4 ये सरकार को अलाउ करता है कि आप ऐसे रिजर्वेशन को दे सकते हो और रिजर्वेशन कोटा 50% तक फिक्स करा गया है इंदिरा सोहानी जजमेंट में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं रंगनाथ मिश्रा कमीशन के बारे में। आइए इस कमीशन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, इसको नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कहा जाता है। इसको बनाया गया था देखने के लिए अलग अलग इश्यूज़ को जो कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के से रिलेटेड थे देश के अंदर। रिपोर्ट जो है कमीशन के द्वारा 2007 के अंदर रिकमेंड करती थी कि जो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है ये कम्प्लीटली रिलीजन से अलग रखा जाए एंड रिलीजन न्यूट्रल बनाया जाए लाइक एसटीज जैसे कि शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं। इसने रिकमेंड करा कि अगर हम दलित्स को परमिट करेंगे जो कन्वर्ट हो गए हैं इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में और उनको भी परमिट करा जाए टू अवेल शेड्यूल कास्ट स्टेटस। फिर आर्टिकल नंबर 355 की बात आती है। दोस्तों, ये आर्टिकल पार्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस का जो कि पार्ट 18 में आते हैं हमारे संविधान के आर्टिकल 352 से लेके 360 तक के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस है ना, उसका एक पार्ट है 355। आर्टिकल 355 ये कहता है कि ड्यूटी है यूनियन की कि वो प्रोटेक्ट करे हर एक स्टेट को अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से एंड इस बात को इंश्योर कराए कि सरकार जो है हर एक स्टेट की वो जो संविधान के अंदर दिए गए प्रोविजंस हैं उस हिसाब से ही चले। फिर आता है साथियों राइट टू वॉक। पंजाब दोस्तों ऐसा पहला स्टेट बना जो राइट टू वॉक को इम्प्लीमेंट किया। राइट टू वॉक ये बात मैंडेटरी करता है सारे ही रोड ओइंग एजेंसीज से जिसमें नहाई वगैरह भी आते हैं कि वो फुटपाथ प्रोवाइड करें और साइकिल ट्रैक प्रोवाइड करें अपनी अपनी रोडों पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हेड टॉपिक्स ओवर होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक जो कि कहता है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट का। इसके अंदर पहला टॉपिक है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। आइए बताती हूँ न्यूज़ में क्यों रहा। साथियों, यूनियन गवर्नमेंट ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस करा मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट में। क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, आपको समझाती हूँ। साथियों, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें तो एक ऐसा लेजिस्लेटिव रेजोल्यूशन होता है जिसे लोकसभा के अंदर लाया जाता है जो अलाउ करता है ऑपोजिशन को कि वो सरकार जो मेजॉरिटी में है उसे चैलेंज कर सकते हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो जो सरकार है, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, उसे रिज़ाइन करना पड़ेगा। जो मोशन है नो कॉन्फिडेंस का कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स या रूल्स क्या हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस क्या हैं लोकसभा के अंदर। साथियों, हमारा आर्टिकल नंबर 75 का पार्ट 3 जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। सेम तरह से स्टेट लेवल पे आर्टिकल नंबर 164 पार्ट 2 भी प्रोवाइड करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को। रूल 198 जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस का है लोकसभा के अंदर, ये कहता है प्रोविजन को रिगार्डिंग द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। ग्राउंड्स क्या है? एक मोशन नो कॉन्फिडेंस का नीड नॉट सेट आउट एनी ग्राउंड्स ऑन विच इट इज़ बेस्ड। स्पीचेस की बात करें, अनलेस लीव इट्स ग्रांटेड बाय द हाउस टू मूव द मोशन, कोई भी स्पीच परमिट तब तक नहीं करी जाती इन सपोर्ट ऑफ द मोशन। रिपीट मोशन क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जब ये डिस्कस हो जाता है
एंड निगेट कर देता है हाउस, तो एक दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन फिर आप सेम सेशन में नहीं ला सकते। तो यूजुअल प्रोसेस क्या है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का, आप देख लीजिए। सबसे पहले हाउस एक्सप्रेस करता है अपनी इच्छा को कि वो कॉन्फिडेंस को लाना चाहता है इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक स्पीकर एग्जामिन करते हैं कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑर्डर में तो है कि नहीं। मेंबर जो टेबल करता है इस नोटिस को वो आस्क करता है फॉर लीव ऑफ हाउस टू मूव द मोशन। स्पीकर फिर कॉल करते हैं मेंबर को जो कि फेवर में है, लीव बीइंग ग्रांटेड। अगर मान लीजिए 50 मेंबर्स से कम राइज करते हैं इसको, तो स्पीकर ये कह सकते हैं कि लीव इज ग्रांटेड बाय द हाउस, है ना। मतलब कम से कम 50, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, सॉरी। इफ नॉट लेस देन 50 तो होना ही चाहिए, ठीक है। 50 मेंबर्स अगर इस बात को उठाते हैं तो स्पीकर डिक्लेयर कर सकते हैं दैट लीव इज ग्रांटेड बाय द हाउस, और उसके बाद मोशन लिया जाता है डिस्कशन के लिए विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ लीव, ठीक। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ लॉ मेकर्स के बारे में। न्यूज़ में क्यों रहा? साथियों, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 जज की बेंच को सेटअप करा जिसके हेड थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किस लिए? रिकंसिडरेशन के लिए अपने 1998 के जजमेंट को इन द पीवी नरसिम्हा राव केस के। अब न्यूज़ के बारे में थोड़ी बात जाने तो पीवी नरसिम्हा राव केस का जजमेंट ये आया था 1993 के झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस के चलते। ये कहा था कि लीगल इम्यूनिटी जो दी जाती है लेजिस्लेटर को अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑन ब्राइबरी चार्जेस फॉर एनी स्पीच या वोट इन पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 105 पार्ट 2 और 194 पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस बात को इन्होंने अपहेल्ड करा था। तो आइए कुछ जानते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में। ये एक लीगल इम्यूनिटी दी जाती है जहाँ पे जो लेजिस्लेटर हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी के अगेंस्ट। कुछ एक्शन जो वो लें या स्टेटमेंट वो दें इन कोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव ड्यूटीज अपने निभाते वक्त। अगर इंडिविजुअल या अथॉरिटी अंडरमाइन करती है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को किसी मेंबर ऑफ द हाउस के, तो इसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहा जाता है। पार्लियामेंट ने आज तक कोई भी स्पेशल लॉ नहीं लेकर आया है एग्जॉस्टिवली कोडिफाई करने के लिए सारी प्रिविलेजेस को, और पार्लियामेंट एक सोल अथॉरिटी है इस बात को अवगत कराने के लिए कि अगर मान लीजिए ब्रीच या फिर कंटेम्प्ट होता है हाउस का, तो नो कोर्ट इज इंटरेस्टेड विद दिस पावर, है ना। कोर्ट के पास कुछ पावर नहीं है, पार्लियामेंट ही सोल अथॉरिटी है। एक हाउस का मेंबर ये सवाल उठा सकता है इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, लेकिन इसमें कंसर्ट उसे चेयरपर्सन या स्पीकर की लेनी पड़ेगी। प्रिविलेजेस जो होती हैं वो 5 सोर्सेज पे बेस्ड होती हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिविलेज समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में आर्टिकल 105 जो है उसमें पावर्स ऑफ प्रिविलेज आती हैं दोनों ही हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के, उसके मेंबर्स की और कमेटी की। आर्टिकल 194 में पावर्स और प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज आती हैं स्टेट लेजिस्लेटर की और उनके मेंबर्स की और उनकी कमेटी की। आर्टिकल 105 पार्ट 2 कहता है कि नो पर्सन शैल बी लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन या कोई भी रिपोर्ट, पेपर, वोट्स या प्रोसीडिंग्स बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एक सेम तरह की प्रोविजन एग्जिस्ट करती है उन मेंबर्स के लिए लेजिस्लेचर के ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल नंबर 194 पार्ट 2 के। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट की बात करें तो आर्टिकल नंबर 105 पार्ट 2 ये कहता है कि कोई भी मेंबर लायबल नहीं होगा कोई भी प्रोसीडिंग्स को लेके किसी भी कोर्ट में किसी भी चीज़ अगर को उसने कहा है या वोट दिया गया है उसके द्वारा पार्लियामेंट के अंदर या उसकी कमेटीज के अंदर। ये फ्रीडम ये सब्जेक्ट है टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल आर्टिकल 121 रिस्ट्रिक्ट करता है मेंबर्स को फ्रॉम डिस्कसिंग जजेस कंडक्ट एंड टू द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 118। आर्टिकल 122 जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है कोर्ट को कि वो इंक्वायर नहीं कर सकते वैलिडिटी किसी भी प्रोसीडिंग के पार्लियामेंट की ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एलीज्ड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर को लेके। लॉज क्या बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा वो समझिए। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट है, मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 वो लेजिस्लेटर को आज़ादी देता है कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता किसी भी सिविल केस के लिए 40 दिनों के भीतर बिफोर एंड आफ्टर द एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द हाउस। हालांकि एक एमपी ये चीज़ इंजॉय नहीं करता ऐसी कोई इम्यूनिटी अगर क्रिमिनल केस है तो। रूल्स ऑफ बोथ द हाउस देखिए प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड प्रेसिडेंस में बात करें तो पार्लियामेंट रिजर्व करता है राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजमेंट एंड रिलीज ऑफ द मेंबर ऑफ क्रिमिनल चार्ज और फॉर क्रिमिनल ऑफेंस। फिर आता है राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स। हाउस जो है उसके पास पावर है और राइट है एक्सक्लूड करने के लिए स्ट्रेंजर्स को फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स, और ये राइट काफ़ी ज़रूरी है सिक्योर करने के लिए फ्री और फेयर डिस्कशंस को हाउस के अंदर।
कुछ और भी सोर्सेज हैं जैसे कि पार्लियामेंट्री कन्वेंशन एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अब कंटेम्प्ट ऑफ हाउस क्या होता है वो आप समझ लीजिए। साथियों, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस ये अलग है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज से। ये ऐसा काम या ऐसा कुछ कर्म हो गया जो रुकावट बने या इसके अंदर ऐसी क्षमता हो कि रुकावट हो सकता है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या इसके मेंबर या ऑफिशियल्स के लिए उनके फंक्शंस को करने में। पार्लियामेंट सोल अथॉरिटी है इसको देखने के लिए। अगर इसका ब्रीच होता है या कंटेम्प्ट होता है हाउस का तो कोई भी कोर्ट के पास ये पावर नहीं होती। हाउस कमिट कर सकते हैं ऑफेंडर को एक कस्टडी या फिर प्रिजन फॉर कंटेम्प्ट फॉर द पीरियड लिमिटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द हाउस सेशन। इन केस कि अगर कोई एमपी गिल्टी पाया जाता है तो ही कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम द हाउस या इसके एक्सपल्शन फेस कर हटा दिया जाएगा। प्रिविलेज कमेटी क्या होती है थोड़ा समझिए दोस्तों। ये एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ना, जो आपकी प्रेजेंट है दोनों ही हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। इसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के अंदर, 10 होते हैं राज्यसभा में जिसे नॉमिनेट करते हैं स्पीकर और वही जगह राज्यसभा में चेयरमैन। इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन ये है कि इन्वेस्टिगेट करती है उन क्वेश्चंस पे जो कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस से रिलेटेड हो हाउस के या मेंबर्स के एज रिफर्ड इट बाय द जो इसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर दे। अब यहाँ पे देखिए क्या रैशनल है इस पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को देने के पीछे। इससे देखिए फ्रीडम रहता है एक्सप्रेशन का लेजिस्लेटर के, बिना इस डर के कि उनके खिलाफ लीगल कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा। इस बात को इंश्योर कराते हैं कि अटेंडेंस जो है पार्लियामेंट्री सेशन की वो बरकरार रहे। अथॉरिटी डिग्निटी लेजिस्लेटर की मेंटेन रहती है कि सारे फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली और इफेक्टिवली निभाते हैं बिना किसी बाहरी के इंटरफेरेंस के। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कहता है एक्सपल्शन ऑफ लॉ मेकर्स। न्यूज़ में यूँ रहा दोस्तों कि रिसेंटली लोकसभा ने एक्सपेल करे अपने कुछ यहाँ मेंबर्स को जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करा है और इलीगल ग्रेटिफिकेशन करा है बेस्ड ऑन एथिक्स कमेटी रिपोर्ट। तो एथिक्स कमेटी क्या है लोकसभा की थोड़ा समझिए। इसके अंदर 15 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते जिन्हें स्पीकर नॉमिनेट करते हैं और ये जो है 1 साल से ज़्यादा ऑफिस भी नहीं होल्ड करते। फंक्शंस ये है एग्जामिन करना कंप्लेन को अगर वो रिलेटेड है किसी अनएथिकल कंडक्ट के किसी मेंबर के जो इन्हें रिफ़र करी गई हो स्पीकर के द्वारा, रिकमेंडेशन देना और बनाना कोड ऑफ कंडक्ट को मेंबर्स के लिए, सजेस्ट करना अमेंडमेंट्स को टू द कोड ऑफ कंडक्ट। अब ऐसी पहली एथिक्स कमेटी लोकसभा की ये सन 2000 में सेटअप करी गई थी और राज्यसभा के अंदर 1997 में की गई थी। अब देखिए एक्सपल्शन की बात करें लॉ मेकर्स की इंडिया के अंदर तो इसे आप कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज लीगल, दैट इज रूल्स ऑफ द हाउस बेसिस पे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस में ये है कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर गिल्टी पाया गया ब्रीच ऑफ प्रिविलेज या कंटेम्प्ट ऑफ हाउस को लेके तो इसे आप सस्पेंड कर सकते हो हाउस से या एक्सपल्शन में फेस कर सकता है। एक सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है पास करने के लिए एक मोशन को फॉर एक्सपल्शन इन ईच हाउस। फर्दर इन्वॉल्वमेंट एथिक्स कमेटी का ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता एक्सपल्शन करने के लिए। लीगल बेसिस की बात करें सस्पेंशन और एक्सपल्शन के एमपीज़ की तो इस बात को इंश्योर कराना कि आराम से काम चले और ऑर्डर मेंटेन रहे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाउस के पास पावर होती है कि वो फोर्स कर सकते हैं मेंबर को कि वो विड्रॉ कर दें फ्रॉम द हाउस। इन केस ऑफ एक्सट्रीम मिसकंडक्ट हाउस एक्सपेल कर सकता है मेंबर को टू राइट द हाउस ऑफ पर्सन्स जो कि अनफिट हैं ऐसी मेंबरशिप के लिए। अब रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो कि रिलेटेड हैं सस्पेंशन से लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, आइए दोनों को मैं डिफरेंस करके बताऊं। रूल्स जो कि लोकसभा के अंदर है उसमें रूल नंबर 373 आता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये पावर देता है कि आप ऑर्डर कर सकते हो एमपी को कि आप विड्रॉ कर लो ड्यूरिंग द जो भी आपके डेज ऑफ सिटिंग बचे हुए हैं उस बचे हुए डेज ऑफ सिटिंग हैं उसमें से। रूल नंबर 374 कहता है अलाउ करता है टू सस्पेंड द एमपी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। रूल 374 ए कहता है ये 2001 में लाया गया था, स्पीकर को अलाउ करता है टू नेम एन एमपी हु विल देन ऑटोमेटिकली स्टैंड सस्पेंड फॉर 5 days या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन जो भी लेस हो। तो ये हो गया अपना लोकसभा का। अब अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा के अंदर जो रूल नंबर 255 है वो ये कहता है कि चेयरमैन को ये अलाउ करता है कि आप किसी भी मेंबर को डायरेक्ट कर सकते हो कि वो इमीडिएटली विड्रॉ करें फ्रॉम द हाउस फॉर डिसऑर्डरली कंडक्ट। आर्टिकल नंबर 256 ये आर्टिकल कह रही हूँ, रूल 256 कहता है कि हाउस एक मोशन अडॉप्ट कर देता है इसके माध्यम से वो सस्पेंड कर सकता है मेंबर को, डिसरिगार्ड कर सकता है चेयर की अथॉरिटी या अब्यूज़ कर सकता है रूल्स को फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। इस बात में याद रखिएगा रिमाइंडर ऑफ द सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनलाइक द लोकसभा
अंडर रूल 374A राज्यसभा भी सस्पेंड नहीं कर सकती अपने मतलब यहाँ पे मेंबर्स को बिना मोशन को पास करे, इस बात को याद रखिएगा। अब आर्टिकल नंबर 122 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, जिसमें वो सारी प्रोसीडिंग्स भी जो एक्सपल्शन से रिलेटेड होती हैं, उन पे सवाल कोई जुडिशरी नहीं उठा सकती। हालांकि कोर्ट जो है वो कुछ केसेस में इसमें हस्तक्षेप इंटरवेन ज़रूर कर सकते हैं। राजा रामपाल केस 2007 का था, उसमें कोर्ट ने अपहेल्ड करा था एक्सपल्शन राजा रामपाल का, बट ये बात नोट करी थी कि जो प्रोसीडिंग स्टैंड करी गई हैं बाय सब्सटेंशियल इलीगैलिटी, ये ओपन है टुडे जुडिशरी स्क्रूटनी के लिए। एक्सपल्शन और डिस्क्वालिफिकेशन ये सेम नहीं होता है। संविधान दोनों ही एक्सपल्शन और डिस्क्वालिफिकेशन को प्रोवाइड करता है। डिस्क्वालिफिकेशन अगर किसी मेंबर का हो रहा है पार्लियामेंट के, तो वो व्यक्ति कंटेस्ट नहीं कर सकता इलेक्शन को फर्दर, वाइल अंडर एक्सपल्शन वो कर सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें लॉ मेकर की, तो आरपीए जो है 1951 का, उसके सेक्शन 8 पार्ट 4 के हिसाब से एक लॉ मेकर अगर डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया फॉर द पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट एंड एक जो फर्दर 6 साल और अगर मान लीजिए इसको 2 या 2 से ज़्यादा टाइम की जो है अगर जेल हुई है, तो उसके बाद 10th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन काउंट ऑफ डिफेक्शन। आर्टिकल 102 पार्ट 1 और 191 पार्ट 1 कहता है डिस्क्वालिफिकेशन एमपी और एमएलए का, इन दोनों में ऑन ग्राउंड ऑफ अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन्होंने होल्ड करा है, या अनसाउंड माइंड के हैं, या इंसॉल्वेंट हो गए हैं, या किसी भी तरह का इनके पास वैलिड सिटीजनशिप नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बहुत पुराना और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। न्यूज़ में यूँ है कि महाराष्ट्र के स्पीकर ने डिसमिस कर दी सारी पिटीशन को जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस को देख रहे थे अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। आइए जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। दोस्तों, एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया था 10th शेड्यूल के अंडर रखा गया है वाया 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के तहत। कोई भी सवाल जो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होता है, जो उठता है आउट ऑफ डिफेक्शन, ये डिसाइड करा जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा हाउस के। डिस्क्वालिफिकेशन तब होता है जब एक मेंबर अपनी मर्जी से अपनी पार्टी की मेंबरशिप को दे दे, त्याग दे मतलब, या फिर वोट कर दे, एब्सटेन कर दे टू वोट करना हाउस के अंदर कॉन्ट्रैरी टू द डायरेक्शन जो इश्यूज करा गया है उसकी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, और ऐसा एक्ट जो है वो एक्ट हैज़ नॉट बीन कंडोन्ड बाय द पार्टी विद इन 15 डेज। तो ये तो पार्टी के हाथ में है। एक इंडिपेंडेंट मेंबर्स डिस्क्वालिफाइड होगा अगर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है आफ्टर सच एन इलेक्शन। उसके अलावा एक नॉमिनेटेड मेंबर डिस्क्वालिफाइड होगा अगर ये ज्वाइन कर ले कोई पॉलिटिकल पार्टी को आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स अ सीट। एक्सेप्शंस भी हैं इसके, जैसे कि ये लॉ ये अलाउ करता है पॉलिटिकल पार्टी को कि वो मर्ज कर सकती हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, लेकिन इसमें 2/3 जो उसके लेजिस्लेटर हैं वो फेवर में होने चाहिए। अगर एक व्यक्ति को इलेक्ट करा गया है स्पीकर के तौर पे लोकसभा का, डिप्टी स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन के तौर पे राज्यसभा का, तो ये रिज़ाइन कर सकता है अपनी पार्टी से और फिर से रिज्वाइन कर सकता है पार्टी को एक बार अगर वो डिमिट कर देता है पोस्ट को। आज के टाइम पे ये लॉ कोई टाइम लिमिट नहीं प्रोवाइड करता, जिस टाइम लिमिट के भीतर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिसाइड करना होगा इस एंटी डिफेक्शन केस के लिए। आइए थोड़ी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को सुन लेते हैं जो 10th शेड्यूल से रिलेटेड होती हैं। इनमें किहोतो होलोहन वर्सेस जशिल हु 1992 का केस आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर का डिसीजन एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। उसके अलावा कीशम मेका चंद्र सिंह 2020 का केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिस्क्वालिफिकेशन की जो पिटीशंस होंगी 10th शेड्यूल के अंदर वो नॉर्मली डिसाइड करी जाएंगी विद द पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग देयर फाइलिंग। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो इशू है पार्टीशन बिहेवियर का ऑन द पार्ट्स ऑफ स्पीकर ड्यू टू द पॉलिटिकल अलायंस, और सजेस्ट ये करा कि परमानेंट ट्रिब्यूनल होगी जो डिसाइड करेगी केसेस को 10th शेड्यूल के अंदर। आइए थोड़ा सा विप के बारे में बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट बात है। साथियों, रूल 2 एंटी डिफेक्शन लॉ का ये पार्टी मेंबर्स को रखता है एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट ऑफ ओबीडियंस के मेंबर में, ब्रैकेट ऑफ ओबीडियंस के अंदर टू द पार्टी विप और पॉलिसीज, पार्टी की विप और पॉलिसीज के अंदर रहते हैं मेंबर्स। रूल 2 ये बात कहता है अगर पार्लियामेंट पार्लेंस एक विप देता है तो मतलब क्या हुआ कि वो एक रिटन ऑर्डर है पार्टी मेंबर्स के लिए कि आपको ये सर्टेन डायरेक्शंस फॉलो करने हैं।
और दूसरी बात एक डेजिग्नेटेड ऑफिशियल पार्टी का जो कि ऑथराइज है इशू करने के लिए ऐसे डायरेक्शन को। ये टर्म की शुरुआत हुई थी ब्रिटिश प्रैक्टिस ऑफ विपिंग इन से लॉ मेकर्स टू फॉलो द पार्टी लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का। न्यूज़ में क्यों है दोस्तों? एक रीसेंट एनालिसिस में ये देखने को मिला कि जो नंबर ऑफ ऑर्डिनेंसेस इशू करी गई हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ये कम हुई हैं सिंस 2019 से लेके मतलब 2022 में बताया है कि पहली दफ़ा 59 ईयर्स में कोई भी ऑर्डिनेंस को नहीं प्रोमलगेट किया गया। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है प्रेसिडेंट और गवर्नर की, थोड़ा समझिए साथियों। ऑर्डिनेंसेस ये टेम्परेरी लॉज होते हैं जिन्हें इशू करते हैं प्रेसिडेंट जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता। पावर जो होती है प्रोमलगेट करने की ऑर्डिनेंस को, इन्हें लिया गया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ऑर्डिनेंस को लिस्ट करा गया है अंडर आर्टिकल 123 जो प्रेसिडेंट को पावर देता है प्रोमलगेट करने की ऑर्डिनेंस को ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, और आर्टिकल 213 जो कि गवर्नर को पावर देता है प्रोमलगेट करने की ऑर्डिनेंस को ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। ये सारे प्रोमलगेटेड ऑर्डिनेंस में सेम फोर्स होता है, इफेक्ट होता है जैसे कि किसी एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर का होता है, बट ये एक्ट लाइकली टेम्परेरी नेचर के होते हैं। कोई भी ऑर्डिनेंस वो ख़त्म हो जाएगी ऑपरेट करना एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स जब से नेक्स्ट सेशन शुरू होगा। अगर दोनों ही हाउसेस अपना सेशन स्टार्ट करते हैं अलग अलग डेट पे तो बाद में जो होगा जो दूसरा वाला होगा यहाँ पे वो डेट्स जो कंसिडर करी जाएंगे। ऑर्डिनेंस लैब्स भी होती हैं अर्लियर, अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर विड्रॉ कर लें इसे या दोनों ही हाउसेस एक रेजोल्यूशन पास करें जिसके माध्यम से इसे डिसअप्रूव करें। इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर रेजोल्यूशन जो डिसअप्रूव करता है इसे पास कराया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा और अग्री कराया जाता है टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। अगर ऑर्डिनेंस जो है इफ़ एनी है ना, अगर ऐसा रहता है ऑर्डिनेंसेस ये सिर्फ इशू करी जाती है उन मैटर्स पे जिसमें पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर लॉज बना सकते हैं और ये सब्जेक्ट होता है सेम लिमिटेशन का एज पार्लियामेंट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज। हालांकि गवर्नर स्टेट के ये कोई ऑर्डिनेंस नहीं कर सकते बिना प्रेसिडेंट की रेफरेंस के। कुछ केसेस में मान लीजिए अगर ऐसा बिल है जिसके अंदर सेम वैसे ही प्रोविजंस हैं, ठीक है, सिमिलर प्रोविजंस हैं, वुड ऑल्सो रिक्वायर्ड द प्रायर सेंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट या इंट्रोडक्शन इन द असेंबली। दूसरा, अगर गवर्नर कि भाई डीम्ड है कि ये नेसेसरी है कि आप बिल को जो है वो रिजर्व करो सिमिलर प्रोविजंस के लिए फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, या कोई ऐसा एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है जिसके अंदर सेम प्रोविजंस हैं वुड बी इनवैलिड हो जाएंगी वो अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट का जो है असेंट नहीं लेते हो आप। तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की बात करें जो रेडेड है ऑर्डिनेंस से, इसमें आर.सी. कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 का केस आता है। अपेक्स कोर्ट ने ये कहा कि प्रेसिडेंट की जो डिसीजन है उसे चैलेंज किया सकता है इस ग्राउंड पे कि इमीडिएट एक्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी और ऑर्डिनेंस जो है वो पास करी जाती है प्राइमरली टू बाय पास डिबेट एंड डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर। दूसरा, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987 का केस में कोर्ट ने कहा कि लेजिस्लेटिव पावर जो एग्जीक्यूटिव की है टू प्रोमोगेट ऑर्डिनेंसेस इज़ टू बी यूज इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस एंड इसे सब्सिट्यूट के तौर पे आप नहीं यूज़ करोगे लॉ मेकिंग पावर जो लेजिस्लेचर की है उसके अगेंस्ट। तीसरा था कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1994 का केस जिसमें कोर्ट ने कहा कि सेटिस्फैक्शन प्रेसिडेंट का आर्टिकल 123 और गवर्नर का आर्टिकल 213 के तहत इशू करने के लिए ऑर्डिनेंस को लेकर ये जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी इसको नहीं मिली है। तो ये हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करा है। अब हम ये नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, मतलब इस पार्ट का। टॉपिक है सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। न्यूज़ में यूँ रहा क्योंकि एज द पार्लियामेंट ने 75 साल कंप्लीट कर लिए, इसके चलते पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट हैज़ बिन कस्टोडियन ऑफ प्रोसीजर प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटिव नॉलेज ऑफ 2 हाउसेस। आइए थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को जानते हैं। आर्टिकल 98 कहता है कि बोथ द हाउसेस जो पार्लियामेंट के हैं इनके एक सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा। पार्लियामेंट लॉ के माध्यम से रेगुलेट कर सकते हैं रिक्रूटमेंट को और कंडीशंस ऑफ सर्विस को उन लोगों की जिन्हें अपॉइंट करा जाएगा टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ ईदर हाउस के लिए। हालांकि अभी तक ऐसा कोई लॉ लाया नहीं गया है। ये भी अलाउ करता है कि जो पोस्ट को बना सकते हो जो पोस्ट कॉमन होंगी दोनों ही हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में। आर्टिकल 187 सेम तरह की प्रोविजन सेक्रेटेरिएट को देता है स्टेट लेजिस्लेचर की भी। और काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट और पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट्स फॉर हाउस ऑफ पीपल इन्हें सेटअप वेयर सेटअप व्हेन बोथ हाउसेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द 1952। इनका नाम बदला गया था 1954 में, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट और लोकसभा सेक्रेटेरिएट रख दिया गया था।
सेक्रेटेरिएट दोनों ही हाउसेस का इसे डिवाइड करा गया है 10 सर्विसेज में ऑन फंक्शनल बेसिस, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, वर्बाटिम रिपोर्टिंग सर्विसेज वगैरह वगैरह। स्पीकर और चेयरमैन को ये नई पोस्ट बना सकते हैं इन रिस्पेक्टिव सेक्रेटेरिएट। हालांकि फॉर पोस्ट इन क्लास 1 या क्लास 2 प्रायर कंसंट्रेशन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ ज़रूरी होता है। सेक्रेटरी जनरल दोनों हाउसेस के लिए वो होल्ड करते हैं रैंक उतनी ही इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट सेक्रेटरी। हालांकि इन द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस जो कैबिनेट सेक्रेटरी है ये 11th पोजीशन पे आते हैं, वेयर एज जो सेक्रेटरी हैं लोकसभा राज्यसभा के इन्हें 23rd पोजीशन पे रखा जाता है। टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स के बारे में मैंने एक सेपरेट भी वीडियो बनाकर डाली थी, वो आप प्लेलिस्ट में पा लोगे, पुरानी किसी सीरीज़ में है, यार आप किसी और चैनल से भी देख सकते हो। अब स्ट्रक्चर जो है सेक्रेटेरिएट्स का वो आप दिखाती हूँ मैं आपको। लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा के अंदर स्पीकर लोकसभा के जो हैं इनके पास अल्टीमेट गाइडेंस और कंट्रोल होता है सेक्रेटेरिएट को लेके। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है वो सेक्रेटरी जनरल है। रिक्रूटमेंट और कंडीशन सर्विस की बात करें, गवर्न करता है जरा जाता है लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा। रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 1955 के तहत प्रोमलगेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द स्पीकर। राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन राज्यसभा वेस्टेड, इनके पास पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का ओवर सेक्रेटेरिएट। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सेक्रेटरी जनरल है। रिक्रूटमेंट और कंडीशन सर्विस की बताएं तो इन्हें गवर्न किया जाता है राज्यसभा सेक्रेटेरिएट रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 1957 के तहत प्रोमलगेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चेयरपर्सन, जैसे कि सेम आप लोकसभा में देखते हो। अब यहाँ देख लीजिए फंक्शन क्या होते हैं सेक्रेटेरिएट के। ये सेक्रेटेरियल असिस्टेंस मिलती है ताकि बढ़िया से हाउस ऑफ पार्लियामेंट चलें, पेमेंट, सैलरी और अदर अलाउंसेस का, सर्विस करना अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को, सेक्रेटरी जनरल एड और एडवाइस करना प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को, प्रिपेयर करना रिसर्च और रेफरेंस मटेरियल को और अलग अलग पब्लिकेशंस को लेकर आना, साथ में प्रिपेयर और पब्लिश करना रिकॉर्ड ऑफ द डे टू डे प्रोसीडिंग्स हैं हाउस की उसको। तो इस चैप्टर को हम मतलब इस पहाड़ को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट में हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया से शुरुआत करेंगे। कैसा लगा आपको लेक्चर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।